Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जो हम बात कर रहे हैं, अगेन वी आर बैक टू अ शॉर्टी नोट सीरीज, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक और चीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये कंटेक्चुअल भी है, करंट अफेयर्स का हिस्सा है, आगे चल के हमारे जीके का हिस्सा बनने वाला है फॉर श्योर। बात हो रही है कोविड की, है ना। कोविड या कोरोना वायरस जो हम जानते हैं, आज की डेट में पिछले 3 साल से हमने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक वायरस इंसान को इतना परेशान कर सकता है, लेकिन जितना इस वायरस ने हमको परेशान कर दिया है, इतना मुझे लगता है कि आने वाली कई सदियों के लिए काफ़ी है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स की खासियत ये होती है कि जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो चीज़ें दुनिया में आज चल रही हैं, लेकिन इसकी खासियत ये भी होती है कि ये जो दुनिया में आज चल रहा है वो आज से 25 साल 30 साल बाद जाके काहे का हिस्सा बन जाएगा, हमारी जीके का हिस्सा बन जाएगा, राइट। सीधी सी बात है। तो हमारा जो टॉपिक है वो शॉर्टी नोट सीरीज़ का, आज हम बात करने वाले हैं कोविड के ऊपर ठीक है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने टारगेट्स क्या है और रिपोर्टिंग क्या है, डिपेंड करता है सेक्टर वाइज। ये उन्होंने एक जारी की है हमारी जो केंद्र सरकार है उसने, और उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि भाई कोविड की मार जो पड़ी है वो अलग अलग सेक्टर्स में कैसे पड़ी है और हमारा टारगेट उससे उभरने का क्या है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये चीज़ें जो इतनी डिटेल में पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ यही मिलेगा, यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना मैग्नेट ब्रेन्स में पूरी डिटेल में ही पढ़ने मिलेगी, शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट के चक्कर में हो कि भाई कोई हाथ में पका के दे दे और स्पून फीड करा दे तो वो काम यहाँ नहीं होगा, राइट। यहाँ पे तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा ही समझना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल ये भी नहीं होगा कि 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई बोले कि अब आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है, पैकेज लेना है, ये हम नहीं करते। हम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने में बिलीव करते हैं और हम ये चाहते हैं, सोचते हैं कि अगर हम अपनी तरफ से इतनी मेहनत करते हैं, एजुकेशनिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं। ऑब्वियसली आप लोग हैं, तभी आप ओलंपियाड, अगर ओलंपियाड जैसे एग्जाम देने की आप सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर ये माना जाता है कि एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, राइट। तो अब अपन जब ये डिस्कशन करेंगे तो दिस विल टेक यू टू द हायर प्लेन्स एंड इट विल मेक यू थिंक। सबसे बड़ी बात वही होती है कि कोई चीज़, कोई टॉपिक अगर आपको सोचने पे विवश करे ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। और अगर उसके साथ हम चलेंगे तो जैसे मैंने कहा ये हमारा मूल मंत्र है, हम होंगे कामयाब। तो अपन स्टार्ट करते हैं कोविड के ऊपर से बात, ठीक है। बात हो रही है कोविड-19 की, बहुत सारी बात हो रही है, मुझे मालूम है बहुत पक गए हैं लोग कोविड 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 कोविड, लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट की और वो कंटेक्चुअल टॉपिक है आज अपना करंट अफेयर्स का, ठीक है। जो शॉर्टी नोट सीरीज में अपन कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स पे बात करने वाले हैं, पर हम एक ओवरऑल फ्रेमवर्क भी समझेंगे इसका, ठीक है। तो आज ही बात हो रही है कोविड-19 के नेशनल रिपोर्ट्स और टारगेट्स के ऊपर। अब कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट जैसा मैंने कहा कि लास्ट 2 years में वर्ल्ड हैज सीन डिस्ट्रप्शंस ऑन द स्केल नॉट सीन बिफोर, बोथ कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज एज द रिजल्ट ऑफ डिस्टोपियन रिलेशनशिप, ऑलराइट, विद नेचर, कॉल दिस द रिवेंज ऑफ नेचर। अब आप इसको कह सकते हैं कि भाई 2 सालों में, लास्ट के 2 years में ना सिर्फ क्लाइमेटिक तौर पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कोविड तो अपनी जगह पर है, क्लाइमेटिक भी बहुत ज़्यादा मिसहैप्स हुए हैं, है ना। एक टाइम पे जब हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल ये बात हो रही थी, 2020 में एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें लग रहा था बिल्कुल प्रकृति हर तौर पे बिल्कुल हमारी एकदम परीक्षा लेने पे आ गई है ना। क्लाइमेटिक चेंज में भी अगर हम बात कर रहे थे तो आपको मालूम है ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स की, या हम बात कर रहे थे साइक्लोन्स की, या हम बात कर रहे थे हरिकेन्स की, या फिर हम बात कर रहे थे फ्लड्स की। दुनिया में जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, यहाँ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में जो आग लगती है उसकी, बहुत सारी, हर तौर पे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से मुश्किलों ने घेर लिया है, या प्रकृति जो है बिल्कुल अपनी, जिसको कहते हैं ना, एकदम रौद्र रूप में आ गई है, राइट। वही चीज़ें हमारे साथ हो रही थी और ये हम कहीं ना कहीं इसको समझ रहे थे कि लोग इसको कह रहे थे कि बिल्कुल प्रकृति जो है ना वो रौद्र रूप में आ गई है और बिल्कुल अपना जो जितना आज तक हमने बिल्कुल कबाड़ा किया हुआ है बिल्कुल प्रकृति का, और जितना हम फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे नेचर को, एनवायरनमेंट को, चीज़ों को, वो सब एक तरह से हमसे ह्यूमन रेस से बदला लेने पे आ गई हैं। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब होती जा रही थी, स्पेशली 2020 का साल तो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ भी बहुत आई और कोविड तो अपनी तरफ था ही। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये इसका कंटेक्स्ट है। अब इसमें बात करते हैं, कोविड-19 हुआ क्योंकि ह्यूमन हैड ब्रोकन द बैरियर बिटवीन वाइल्ड हैबिटेट एंड वे ह्यूमैनिटी प्रोड्यूस्ड इट्स फूड। ये एक बेसिक बात कही जा रही है ना। जब वुहान में बात हुई कि भाई
वुहान चाइना से बात हो रही है, जितने पता नहीं क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइना से उत्पत्ति होती है इनकी, लेकिन वुहान चाइना से बात हो रही है, वहीं से ये निकला। ठीक है, तो अब ये बात हो रही है कि जब ये हुआ क्यों। अब इसके बारे में जो पॉलिटिकल रीजनिंग्स हैं या दूसरी जो विचारधाराएं हैं वो अभी हम बात नहीं करते, वो तो बहुत अलग चला जाएगा। मतलब वो जो एक बात हो रही है कि भाई वो बायो वॉर की बात हो रही है, बायो वॉरफेयर की बात हो रही है, या जिसको आप कहते हैं कि जान के इसको बताया गया था, जान के वायरस जो है फैलाया गया दुनिया में, फिर इसका एंटीडोट उन्होंने पहले ही बना लिया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आई है ना, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि पहली बार चाइना में इतने ज़्यादा केसेस बढ़े हैं कि अभी बहुत बड़ी जो उनकी मिलियंस ऑफ पीपल आर अंडर लॉकडाउन फिलहाल अभी आज की तारीख में। लेकिन हमें मालूम है कि इसकी शुरुआत वुहान से हुई, और ये जो वायरस है जो कि इतनी ख़तरनाक वायरस है, ये माना गया कहाँ से आया, ये बैट से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जब इंसानों ने अपना जो खाना पीना है, जब उसने इस बैरियर को ब्रेक कर दिया, राइट, जब वाइल्ड हैबिटेट एंड वे ह्यूमैनिटी प्रोड्यूस इट्स फूड, जब वो बैरियर ब्रेक कर दिया गया, तब एक वायरस बेसिकली वो ट्रांसमिट कैसे हुआ ना। अगर वो बैट का वायरस था तो वो बैट का वायरस ह्यूमन में ट्रांसमिट कैसे हुआ। जाहिर सी बात है कि किसी आदमी ने वुहान में, कहा जाता है कि वुहान में वो बैट का सूप बना के पी लिया। अब भाई वो बैट है, चमगादड़ है, किसने कहा था आपसे सूप बना के पीने को उसका, आपने पिया और आप कहें, फिर आप कहें कि वो तो बैट की गलती है। बैट की गलती नहीं है, वो तो इंसानों की गलती है ना। आपने उसका सूप पिया तो उसका वायरस आप में आ गया, वरना बेसिकली ह्यूमन वायरस तो था ही नहीं। ठीक है, अब उसमें कहा जा रहा है कि इसका क्लाइमेट चेंज वाज अ रिजल्ट ऑफ एमिशन नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बोथ आर आल्सो linked and being exacerbated because of our mismanagement of health system and the environment। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, ये सब कुछ एक चेन में आती हैं। ये कहीं से भी कोई आप कह सकते हैं कि आप ये बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं वो भी, जो ये वायरस फैल रहा है जिस हिसाब से जो म्यूटेट हो रहा है वो भी, जो लोगों की इम्यूनिटी नीचे आई है वो भी, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। इम्यूनिटी भी लोगों की बहुत सालों में नीचे आई है, वो भी लाइफ स्टाइल इशूज़ के कारण। डॉक्टर्स कहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में ये बात सामने आई है, और बिल्कुल प्रमाणित रिपोर्ट है कि लोगों की इम्यूनिटी का जो दर है वो पिछले 25-30 सालों में नीचे आया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल्स ऐसी हैं, हमारा जो रहन सहन है वो इस तरह का हो गया है कि लोगों के अंदर उतनी जिसको बोलते हैं ना आप, जो इम्यूनिटी है या जिससे लड़ने की जो ताकत है डिजीज से, वो ख़त्म हुई है, वो कम हुई है। ठीक है, और इम्यूनिटी आपको मालूम है कोविड-19 में जब हम बात कर रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे इम्यूनिटी कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको अपनी जो वायरस से लड़ने की जो आपके अंदर बेसिकली जिसको बोलते हैं जो आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हम इसके बारे में बात कर रहे थे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि टुडे देयर आर 3 एक्सट्रीमली क्रिटिकल इश्यूज दैट कन्फ्रंट इंडिया change: desertification, climate, and the sustainability. Affordability linkage behind on at least 17 key government targets that have been the deadline in 2022. The slow progress met so far means that the deadlines are unlikely to be met. अभी हुआ क्या है कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 3 खासकर ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ जिसमें इस तरह का उन्हें एक डेडलाइन तय कर दी है कि भाई 2022 तक आपको ये 3 क्षेत्रों में काम करना है, या 3 क्षेत्रों पे डिज़ायर्ड रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है। वो कौन से हैं? एक्सट्रीमली क्रिटिकल क्षेत्र कौन से हैं? इश्यूज जो अभी हमें हमारी कंट्री को या हमारी इकोनॉमी को चैलेंज करते हैं, वो क्या है? सबसे बड़ी बात है डिजर्टिफिकेशन, दूसरी बात है क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी, और बात हो रही है अफोर्डेबिलिटी लिंकेज बिहाइंड एटलीस्ट 17 गवर्नमेंट टारगेट्स। ठीक है, लेकिन अभी जिस स्पीड पे ये काम हो रहे हैं, जिस स्पीड पे ये काम किए जा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि भाई ये 2022 तक का जो इन्होंने डेडलाइन रखी है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें, चाहे हम कैलेंडर ईयर की बात कर लें, तो बहुत अनलाइकली या बहुत हाइपोथेटिकल डेडलाइन लग रही है और वहाँ तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा मामला। तो अपन आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्ट कार्ड क्या है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे रिपोर्ट कार्ड की। ठीक है, कि कोविड के टाइम पे हमारी रिपोर्ट क्या रही, नेशनल रिपोर्ट जो आई है बाहर, जो उन्होंने जारी की है, वो क्या बोला है उन्होंने। अब सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, द टारगेट फॉर द इकोनॉमी इज टू रेज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय नियरली $4 ट्रिलियन बाय 2023। ठीक है, इतनी आपको अपनी इकोनॉमी में या अपनी जीडीपी में जिसको आप कहते हैं, इसमें आपको बढ़ोतरी करनी है। बट बाय 2020 द इकोनॉमी हैज ग्रोन ओनली 2.48 ट्रिलियन, दैट इज ₹18 ट्रिलियन।
है ना। ये बात मैंने दोनों उसमें इसलिए लिख दी है कि आपको क्लियर हो जाए, अपने यहाँ डॉलर से नहीं समझ में आएगा आपको। तो 18 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, और जबकि इसका ऑलमोस्ट डबल का हमने वो रखा हुआ था, ऑलमोस्ट डबल हम मान के चल रहे हैं कि 2022-23 में हो जाए, जो कि बहुत अनलाइकली फिगर है, इम्पॉसिबल सा फिगर है ऑलमोस्ट, ठीक है। In fact, the economy has largely shrunk during the COVID-19 pandemic, making it even more difficult to meet the deadline. ये तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि डबल से ज़्यादा, डबल का हमने ऑलमोस्ट टारगेट रखा है और इम्पॉसिबल है। अब जब हम बात करते हैं कि भाई अब ये कहें आपके नहीं पूरी दुनिया में आपको ये समझाया जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं देखिए कोविड-19 है ना, तो इकोनॉमी तो पूरी दुनिया की चरमराई हुई है, पूरी दुनिया का GDP नीचे जा रहा है, पूरी दुनिया का दुनिया की इकोनॉमी इससे सफ़र कर रही है। वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं जो कि बहुत ग्लेयरिंग एग्जाम्पल होगा आपके लिए, समझना आपके लिए, कि अगर हम 2020 की बात कर लें ना, 2020 की, ठीक है, हमारे यहाँ लॉकडाउन कब लगा? मार्च 2020 में। याद है आपको, मार्च 2020 में हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा, जब प्रधानमंत्री ने आके कहा कि नेशनल लॉकडाउन की उन्होंने घोषणा की, तब लगा। लेकिन मैं अगर पहले क्वार्टर की बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ आपसे जनवरी से लेके मार्च 2020 तक की, तब भी आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारा जो GDP है वो 3.6% था, ठीक है। हमारा GDP 3.6 था, जो कि उसके बाद भी कितना बढ़ा? हार्डली कुछ आप कह सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसमें अंतर आया था। तो ये भी जो 3.6 हमारा GDP यहाँ पे था ना, ये आप कह सकते हैं कि पिछली 2 दशकों का सबसे कम, सबसे लोवेस्ट इंडिया का GDP था, ठीक है। और इस पे जो ग्रोथ रेट था GDP का, वो इतना ज़्यादा रिटार्डेड ग्रोथ रेट था, जो कि कहा जाता है, जो कि अगर आप उसकी ग्रोथ रेट के हिसाब से माने तो ये कहा जाता है कि आज़ादी के बाद से इतनी रिटार्डेड ग्रोथ रेट कभी भी GDP की नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो अब बात आप कर रहे हैं ना कि कोविड-19 में पेंडेमिक हुआ और इस वजह से हमारी इकोनॉमी हिट हुई, तो इकोनॉमी मान लिया, ये मानने वाली बात है, मान भी लिया कि चलिए इकोनॉमी हिट हुई है, बहुत ज़्यादा हिट हुई है इकोनॉमी, बहुत असर हुआ है, बहुत उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा है इकोनॉमी का। लेकिन आप अगर ये ग्रोथ रेट देख रहे हैं, या अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारी GDP जिस हिसाब से गिर रही थी या गिर चुकी थी, वो 2 दशकों में सबसे ज़्यादा थी, और ये बात है कोविड होने से पहले की, जनवरी मार्च के क्वार्टर की बात कर रही हूँ मैं आपको रिपोर्ट की, राइट। तो इस तरह से कई जो इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि सरकार के भाग में, जैसे आप कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा है वाला हिसाब हो गया है ये, कि वो तो GDP तो वैसे ही फॉल कर रही थी, अब जितना ठीक रहा है वो कोविड के सर पे फोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कोविड है इस वजह से जो है वो सरकार का या इकोनॉमी का ये हाल है। पर सच्चाई जो है वो, अगर आप किसी भी आदमी को जिसको इकोनॉमिक का सेंस है, इकोनॉमी को समझने का सेंस है, उससे पूछेंगे तो वो आपको ये बात बताएगा कि वैसे भी हालात में कोई बहुत सुधार नहीं था, हालात वैसे भी बहुत खराब हो रहे थे। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अब टारगेट इज टू इंक्रीज द फीमेल लेबर। अब बात हो रही है कि फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाना है हमको, और कितना करना है हमको? 30% तक करना है हमको 22-23 में। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर की हमने बात की है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये कहा गया कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, वो हमको बढ़ाना है और कम से कम 30% लाना है, ठीक है। फिलहाल ये कितना है? ये है फिलहाल 17.3% जनवरी मार्च तक 2020 के, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 30% तक लाना, अगेन जैसा मैंने कहा कि डेडलाइन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल डेडलाइन है, होना थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर अभी भी अगर आप देखते हैं, काफ़ी सारी स्टेट सर्विसेज में भी अभी भी महिलाओं की भर्ती पे उनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़ा है अभी थोड़ा सा पाना मुश्किल लगता है। इसके बाद बात करते हैं अपन हाउसिंग की। Targets are to construct 29.5 million housing under the प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको PMAY कहते हैं, ठीक है, या प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, और इसमें 12 मिलियन यूनिट्स अंडर PMAY अर्बन। इसमें 46.8% और 38% रिस्पेक्टिवली जो है ऑफ द टारगेट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल हैव बीन अचीव्ड, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसको आवास योजना जो है इनकी, ये बार बार इसको ये जो उसका जो दायरा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये आपको पता होगा है ना, कि इसको रिवाइज किया जा रहा है टाइम फ्रेम को। अब इसमें क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो घर बनाने के एक नंबर था, जो आंकड़ा दिया गया था, वो आंकड़ा था 29.5 और 12 मिलियन,
ठीक है, और ये अचीव कितना हुआ है, ये अभी तक 50% भी नहीं हुआ है। 46.8 है और यहाँ पे तो 38 ही है। ठीक है, तो ये भी जिसको हम बोलते हैं अभी बहुत दूर की कौड़ी लग रही है कि ये भी पूरी तरह से अचीव हो सके। अभी भी ये जो सेट इनका टाइम फ्रेम है उसमें नहीं हो पाएगा, ये फिर से इसको प्रोग्राम की जो टाइमलाइन है उसको उनको बढ़ाना पड़ेगा। चौथी बात हम कर लेते हैं प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के पानी की बात हो रही है। अब ये जो आप सोचिए, बहुत ही आयरॉनिकल बात ये मुझे पर्सनली लगती है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं, राइट। हम बात करते हैं काहे की, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की, हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, अमृत महोत्सव आपको मालूम है ना चल रहा है। तो इतने सालों में, 75 साल में आज़ादी के, हम अभी भी प्रोजेक्ट हमारा क्या है, अभी भी हमारा विजन क्या है कि हम देश में कम से कम जो नागरिक हैं उनको पीने का पानी जो है वो पहुंचा सकें, राइट। पीने का पानी तक भी हम नहीं पहुंचा पाए हैं अभी हमारी पूरी आबादी तक। तो ये अपने आप में आप कहिए कि ये एक सरकार की विफलता है, ये हर सरकार की विफलता है, लेकिन विफलता तो है। चाहे अब आप किसी भी सरकार का नाम दे दीजिए और इसमें सब शामिल हैं, इसमें आपकी बीजेपी की सरकारें भी शामिल हैं, इसमें आपकी एनडीए की सरकारें भी शामिल हैं, इसमें आपकी यूपीए की सरकारें भी शामिल हैं, कांग्रेस की भी शामिल है, जो दूसरे दलों की सरकार थोड़े बहुत टाइम के लिए रही, वीपी सिंह की सरकार भी शामिल है, चंद्रशेखर की सरकार भी शामिल है, सबकी सरकारें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आप इसमें किसी को भी एक को दोष नहीं दे सकते कि वो इनका राज था इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ मालूम है आपको कि केंद्र सरकार के अलावा हमारे यहाँ स्टेट ऑटोनॉमी भी है, तो स्टेट की जो राज्य सरकारें हैं वो तो अलग अलग रही ना, वो तो काम कर सकती थी, लेकिन वो भी अगर नहीं हो पाया तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है कि हम अभी भी 75 साल में बेसिक पानी जैसी चीज़ भी जो है वो हम अपनी पूरी आबादी को नहीं मुहैया करा पाए हैं। और अभी भी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, टारगेट जो है वो सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 22-23 में हमें पहुंचाना है, जिसका भी अभी तक सिर्फ मात्र 45%, नॉट इवन 50% हैव बीन अचीव्ड सो फार, राइट। तो ये कम से कम ये ऐसा कार्य है जो युद्ध स्तर पे होना जरूरी है, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ लग्जरी, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अपन एग्रीकल्चर पे। तो जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, द टारगेट इज टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। अगेन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि हमें जो फार्मर्स की इनकम है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं कृषि प्रधान देश की, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, हम बात करते हैं कि भाई जिसको हम बोलते हैं ना जय किसान जय जवान, ये स्लोगन हालांकि अभी का नहीं है, ये शास्त्री जी लाए थे, लेकिन खैर अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारा अभी का फोकस ये है कि हमें फार्मर्स की इनकम जो है वो बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब इसमें एवरेज मंथली इनकम जो है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की, वो घर जो कि पूरी तरह से एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट है, उसमें हाउस होल्ड की जो हैज़ इंक्रीज ₹10,210 फ्रॉम 6,426। ठीक है, उसकी आमदनी बढ़ के अभी कितनी पहुंची है, 10,218, है ना, 10,218। कितनी थी पहले थी 6,426, उससे बढ़ के थोड़ा सा बढ़ोतरी उसमें हुई है। आप मान सकते हैं तकरीबन को 35-40% की बढ़ोतरी हुई है। दिस इंक्रीज इज लार्जली ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस एंड इनकम फ्रॉम फार्मिंग एनिमल्स। अभी कैसे हुआ है ये भी जो बढ़ोतरी हुई है वो कैसे हुई है, ये हुआ है जो वेजेस बढ़े हैं, है ना, जो आपको कहते हैं कि डेली वेज अर्नर्स होते हैं, या आप जो वेज आप समझते हैं ना, वेज जो है भत्ता जो मिलता है उसके थ्रू जो होता है, उसके थ्रू हुआ है। या जो इनकम हुई है जो फार्मिंग एनिमल्स हैं, जो कि आपके पशुपालन में जो होता है ना, जो कि फार्मिंग से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उनका जो पशुपालन होता है, उसकी वजह से ये बढ़ोतरी हुई है जो हमें नजर आ रही है। The share of income from crop production in the average monthly income of the agricultural household in fact dropped to 37.2% 2018-16 से to 48% 2012-13 में। ठीक है, तो आप इसमें भी समझ लीजिए कि ये जो बढ़ोतरी हुई है ना, जो हमें दिख रहा है, जिसपे कहा जा रहा है कि भाई बढ़ोतरी हुई है, ये भी वेजेस के थ्रू हुई है या फिर जो पशुपालन होता है उसके थ्रू हुई है। ठीक है, लेकिन अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, कृषि जो है उसका बेसिकली आप प्रोडक्शन करें, आप जो क्रॉप है, कल्टिवेशन है, वो होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। तो वो अगर हम देखते हैं आंकड़ा, तो वो उससे जो होने वाली आमदनी है वो गिरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में।
एग्रीकल्चरल परिवारों में जो कृषि प्रधान जगहें हैं, कृषि प्रधान परिवार हैं जो कि उस पर चलते हैं, जिनका पूरी इकोनॉमी जो है, घर जो है वो कृषि पे चलता है, निर्भर होता है, उनकी जो आमदनी है इनफैक्ट वो ड्रॉप हुई है। और वो कितनी ड्रॉप हुई है वो आप मान सकते हैं कि पहले 37.2% जो था वो 2018-19 में था, उससे कितना आ गई पे 37.2% जो था 18-19 में था, ये आ गई है, मतलब इतनी नीचे हुई है ये। पहले इससे पहले बल्कि फिर बेहतर हालात थे, 2012-13 में 48% थे, 48% से गिर के ये 37.2% हो गया है, जो कि एक आप कहते हैं रेशियो है, ठीक है उसका। तो ये आपका ड्रॉप हुआ है। सो इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन हेयर ऑल्सो। और ये भी मैं आपको बता दूं बाय द वे कि ये भी जो नंबर है 37.2 पे जो आई है, ये भी 2018-19 है, तो दिस इज ऑल्सो प्री कोविड, है ना। तो इस पे भी कोविड पे ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता इसका भी। अब बात कर लेते हैं हम डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड मतलब आपको मालूम है कि जो ज़मीनें होती हैं उनके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। उनके रिकॉर्ड जो हैं वो किस तरह से रखे जाते हैं, आपको मालूम होगा तहसील में या तहसील ऑफिस में या लैंड रिकॉर्ड एक पूरा विभाग होता है जो किसका काम करती हैं। अनदर टारगेट क्या है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आप कहा जाता है जो खरीद फरोख्त होती हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसको डिजिटाइज करने की बात हो रही है। ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स बाय 2022 तक इन्होंने रखा है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो जितना भी है वो पेपर वर्क उसमें से हटा दिया जाएगा, वो सब कुछ जो है डिजिटाइज किए जाएंगे और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो 2022 तक डिजिटल फॉर्म में मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। अब स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा हैव मेड गुड प्रोग्रेस। अब स्टेट लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम लैंग्वेज एट 5%, 2% एंड 8.5% डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड रिस्पेक्टिवली। अब इसमें प्रॉब्लम यह हो रही है कि इसमें भारत में जो पूरा इतना बड़ा स्टेट है उसमें सब जगह पे अलग अलग स्टेट की सरकारें हैं। तो कुछ जगहों पे तो ठीक है, जो प्रोग्रेस है वो अच्छी है, जो काम है वो अच्छा है, जो लैंड रिकॉर्ड्स का काम होता है वो ठीक चल रहा है, ठीक है, हर लेवल पे ठीक चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, सब जगह पे बढ़िया काम चल रहा है। इसमें से कुछ स्टेट आ जाते हैं जैसे मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, इसमें वेस्ट बंगाल अच्छा काम कर रहा है, उड़ीसा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ये जगह हैं, जैसे कि अब जम्मू कश्मीर स्टेट तो नहीं रहा, यूटी हो गया है, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं या हम सिक्किम की बात कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और स्टेट्स भी हैं, वो तकरीबन अभी भी लैग कर रहा है। या हम लद्दाख की बात कर लेते हैं, और कितना लैग कर रहा है, 5% जम्मू कश्मीर, 2% लद्दाख और 8.8% जो है सिक्किम जो है अभी इस डिजिटाइजेशन की ड्राइव में पीछे है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देश की बात करते हैं तो ये टारगेट क्या है, ये हमें अभी समझ में आ रहा है कि 2022 क्योंकि इन्होंने टारगेट रख दिया है, तो ये 2022 तक होना तो इम्पॉसिबल है। 2022 तक होना मतलब तकरीबन 6-7 आप मान लीजिए 6-7-8 महीने का आप पीरियड मान के चलिए, क्योंकि बीच में भी ये माना जा रहा है कि कोविड की जो लेयर है वो फिर जो है वेव है वो आ सकती है, जो भी है। तो आप जो वर्किंग टाइम है आप मान के चलिए 6 से 7 महीने का, है ना। तो 6 से 7 महीने के पीरियड में, बाकी आप हॉलीडे छुट्टियाँ वो सब हटा दीजिए, 7 महीने का हम मान के चलते हैं, तो 7 महीने में ये चीज़ होना इम्पॉसिबल सा टास्क है। ऑलराइट, अब इसमें जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली क्योंकि 14 स्टेट जो हैं उसमें डिटोरिएशन हुआ है, 14 स्टेट्स में, क्योंकि एक अगर जिस लेवल पे काम चल रहा था, चलिए उस रफ्तार में भी अगर काम चलता रहता, जिस हिसाब से वो मुहिम चल रही थी, अगर उस पर भी काम चलता रहता तो भी अनलाइकली था, तो भी पॉसिबल नहीं था 2022 के एंड तक तो। लेकिन और ज़्यादा ये टाइम पीरियड जो है वो लंबा हो सकता है, लंबा खिंच सकता है, क्योंकि 14 राज्य जो हैं वो उनमें जो दर था, जो काम की जो स्पीड थी ना, जो जिस स्पीड पे काम हो रहा था वो भी डिटोरिएट हुआ है, वो भी नीचे आ गया है काफ़ी। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं लगता, 2019-20 में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, ठीक है। द टारगेट इज टू ब्रिंग डाउन PM 2.5 लेवल्स इन इंडियन सिटीज टू लेस देन 50 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. In 2020, where vehicular movement was restricted due to the pandemic, 23 of the 121 cities monitored for PM 2.5 exceeded 50. अब ये तो हम बात नहीं करें तो बेहतर है ना, क्योंकि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स तो माशाल्लाह है ही, ये तो हमें मालूम ही है कि किस हिसाब से हमारे यहाँ पोल्यूशन है। जब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आपको मालूम है कि खासकर जो हमारी राजधानी है और उसके आसपास के क्षेत्र हैं दिल्ली NCR के, वो मतलब पूरी दुनिया के अगर आप बात करते हैं पोल्यूटेड सिटीज़ की तो उसमें भी टॉप मोस्ट सेकेंड थर्ड जो रैंकिंग है वो हमारे गाज़ियाबाद को और हमारे बिल्कुल NCR को मिलती है ना। छोटे शहर भी हैं उसमें, कानपुर लखनऊ वगैरह भी आ जाते हैं उसमें। तो अब तो ये तो एयर
क्वालिटी इंडेक्स पे तो हम बात कर ही नहीं सकते। इसमें जब हम PM2 की बात करते हैं ना, तो PM2 जब हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ इसका जो दर है वो 83 है, 83.6 है, ठीक है, 83.6 है। जबकि बाकी जो क्लीनर सिटीज़ हैं, जहाँ पे क्लीनर एयर है, जहाँ पे क्लीनर सिटीज़ हैं, वहाँ पे मात्र जो है, दिस इज़ फॉर PM2 के लिए, ये PM2 की बात हो रही है, ठीक है। PM2 में 83.6 है और बाकी क्लीनर कंट्रीज़ में ये मात्र ये दर जो है ये 8 है, क्यूबिक मीटर की बात हो रही है ये, ठीक है। तो अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पे तो अब नहीं जाएं और उसकी रिपोर्ट तो अपन रहने ही दें तो बेटर है। अब अपन आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। अब टारगेट क्या है, बेसिकली अचीव करना 100% सोर्स एग्रीगेशन इन ऑल हाउस होल्ड। आप देख रहे हैं, आप मतलब आप कितनी आप एम्बिशन देखिए, 100% है यहाँ पे, 100% टारगेट है कि सोर्स एग्रीगेशन होगा कहाँ पे, हाउस होल्ड लेवल पे, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो ठीक है, अच्छी है। आजकल जो है आपको मालूम है कि सिटीज़ का वो भी आने लगा है ना, वो ब्यौरा आने लगा है कि क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, है ना। तो उसमें इंदौर टॉप पे है, बाय द वे इंदौर टॉप पे है, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है उस पर टॉप करता है स्वच्छता के उस पर, ठीक है। छोटी शहर जो है अंबिकापुर जैसे छत्तीसगढ़ में, उस पर भी नाम आता है। बड़े शहरों का नाम अभी भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े जो नाम जो मेट्रोज आपके दिमाग में, उनका नाम अभी भी नहीं आ रहा है। अभी जब हम ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो 100% जो ये सेग्रीगेशन का काम है, इसमें 78% तक तो चलो थोड़ा सा काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्टेट्स जैसे कि केरला की बात कर लेते हैं या यूनियन टेरिटरीज़ की हम बात कर लेते हैं, कुछ जैसे पुडुचेरी जो है, केरला जो है, ठीक है, हैव अचीव देयर टारगेट्स, इनने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम यूटीज़ की बात करते हैं, पुडुचेरी की, या जिसमें हम बात करते हैं केरला की, तो अब कहीं ना कहीं जिनने अपना टारगेट अचीव कर भी लिया है, वो क्यों कर लिया है, इसको अगर हम समझते हैं तो क्योंकि हाउस होल्ड लेवल्स पे हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, हाउस होल्ड लेवल पे हो रही हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि अवेयरनेस बहुत है। जब हम बात करते हैं नगर निगम, नगर पालिका, म्यूनसिपल कमीशंस, म्यूनसिपल कमिश्नरीज, हम उनकी बात करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ड्राइव की जो है अवेयरनेस बहुत है। दूसरी बात, लिटरेसी का स्तर अच्छा है, हाँ। जहाँ पे लिटरेसी का स्तर अच्छा होगा, एजुकेशन का स्तर होगा, वहाँ पे सीधी सी बात है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे अपने आप जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे लोग अवेयर हैं, लिटरेट हैं, दे नो फॉर देमसेल्व्स कि क्या सही है क्या गलत है, तो वहाँ पे जो ड्राइव है, जो सरकार जो ड्राइव चलाती है, वहाँ पे वो ज़्यादा कामयाब हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। ये भी सच्चाई है ना। अकेले सरकार जिम्मेदार नहीं होती, अकेले आप और हम जिम्मेदार नहीं होते, सबको साथ में कोलैबोरेशन में काम होगा तभी काम चलता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि केरला और पुडुचेरी ने ये अचीव कर लिया है। अब जैसे कि बाकी जो शहर हैं, जब हम बात करते हैं कि जैसे स्पेशली वेस्ट बंगाल हो गया या दिल्ली हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल में भी जब हम बात करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर पॉपुलेशन कहते हैं बहुत बड़ी है बंगाल में, है ना, भुखमरी बहुत है, गरीबी बहुत है। तो आज भी बंगाल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज भी लोग जो हैं बंगाल में वो लिटरेसी उतनी अचीव नहीं कर पाए हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी, जहाँ पे बेसिक चीज़ें, बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी, रहन सहन, खाना पीना, अवेयरनेस की नहीं होगी लोगों में, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो लैग करेंगी ही, है ना। एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट। तभी कहा जाता है कि कोलकाता इंडिया का एक मेट्रो शहर है, लेकिन अगर आप किसी से पूछें, जो बेसिक धारणा है कोलकाता के बारे में, लोग कहते हैं कि बहुत गंदगी बहुत है वहाँ पे, इट्स अ वेरी डर्टी सिटी, दिस इज़ व्हाट पीपल कॉल इट, राइट, कि बहुत खूबसूरत शहर है, इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, इतना अच्छा बसा हुआ शहर है, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, इतना कल्चरली एक सेंटर माना जाता था कोलकाता, रेवोल्यूशनरी कल्चर सेंटर माना जाता था कोलकाता। उसके बावजूद आप मान कर लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कानपुर और कोलकाता की, तो ये रेवोल्यूशनरी सेंटर माने जाते थे इंडिया के, ठीक है, इतना डेवलप थे वो उस ज़माने में भी। लेकिन आज की डेट में वहाँ पे पॉवर्टी इतनी है, भुखमरी इतनी है, लोगों के पास व्यवसाय की इतनी कमी है कि आज भी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जिस पर हम बात करते हैं, लाइफ स्टाइल की हम बात करते हैं, या हम वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, तो उसमें वो लैक कर रहा है। इसमें अगर आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो बहुत सीधा सा ज़रिया है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाइए। अवेयरनेस पहुंचाने का सीधे सा तरीका ये है कि आप उनको शिक्षा दीजिए, उनको लिटरेसी दीजिए। उनका वो लिटरेसी वो क्यों लेंगे या कब लेंगे, जब उनके पास खाने पीने की व्यवस्था होगी। सीधी सी बात है। हर चीज़, जैसे मैंने कहा ना, एवरीथिंग गोज इन सर्कल, हर चीज़ सर्कल में चलती है। आप कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब सिम्बायोटिक कनेक्शन में है। ठीक है, दिल्ली
दिल्ली बहुत लैक करता है इसमें, जैसे मैंने कहा कि मेट्रोज का तो उसमें नाम ही नहीं ले सकते हम। Manual scavenging is targeted for eradication, but India still has 66,692 मैनुअल स्कैवेंजर्स। अब ये जो प्रॉब्लम है ना मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये आप सोचिए ये वो लोग हैं जो कि आप देखते हैं ना कि कहीं पे गड्ढे खुले होते हैं, सीवेजेस खुले होते हैं, नालियाँ खुली होती हैं, तो लोग होते हैं जो उतर के उसमें काम करते हैं। इतने लोगों की इसमें जान जाती है, इतने लोगों की इसमें, जो हर साल अगर आप इंडिया का देखेंगे नंबर्स के कितने लोग इसमें अपनी प्राण गंवा देते हैं ड्रेनेज साफ करने में, आपकी नालियाँ साफ करने में। तो ये बात की जा रही है। एक तो आप सोचिए कि वो एक ह्यूमन दृष्टि से आप देखिए कि हम जब बात करते हैं तो हमें कितना मुश्किल लगता है ये सोच के भी कि कोई व्यक्ति कैसे वो काम करेगा, कितना मुश्किल काम है उसके लिए, है ना। बहुत ही ऐसा काम है जो कम से कम उसको मशीनरीज प्रोवाइड करनी चाहिए सरकार को, और मशीनरीज बनाई जा रही हैं। और ये टारगेट रखा गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो काम है, जो नालियां साफ करने का, ड्रेन साफ करने का, बड़े बड़े वो जो साफ करने का बात हो रही है, उसका काम कम से कम पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड किया जाए और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो पूरी तरह से इरेडिकेट कर दी जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि जो 66,692 लोग हैं जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, है ना, जो अभी कार्यरत हैं अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज में, अलग अलग नगर निगम में, नगर पालिका में, इनको फिर आप कैसे किसी और जगह पे रीइंस्टेट करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये जो इनने 100% का टारगेट रखा है ना, ये टारगेट तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ही इम्पॉसिबल सा टारगेट है बिल्कुल। अभी अगर नियर फ्यूचर की बात करें, मे बी हम डाउन द लाइन अगले 10 साल में या 15 साल में हम अचीव कर सकते हैं, या 8 साल 10 साल का अगर हम टारगेट रखें तो हम अचीव कर सकते हैं। पर बिल्कुल अगर आप बात कर रहे हैं 2022 की या 2023 की, तो एक फाइनेंशियल ईयर में इतना सब कुछ होना इम्पॉसिबल है फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, Now let's come to another part. We are coming to increasing the forest cover. अब हम बात कर रहे हैं कि हमें भाई हमारा जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। टारगेट कितना है हमारा? 33.3%। 33.3% है हमारा जोग्राफिकल एरिया, हमें इंक्रीज करना है 33.3% तक। एज एनविसेज्ड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये हमने सोचा था कब? 1988 की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसके अंतर्गत। अभी फिलहाल इंडिया में आप बात करते हैं तो ये 21.67 है। अभी इसमें और थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अभी आप इसको मोटा मोटा 22% मान सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसको मोटा मोटा 22% मान सकते हैं। इसमें भी अभी थोड़ा सा दिल्ली दूर है, लेकिन ये फिर भी इतनी इम्पॉसिबल नहीं है होना चीज़। अभी भी अगर आप इस पर ध्यान दें, काम करें तो ये हो सकता है। ऑफकोर्स एकदम इमिजिएटली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी फॉरेस्टेशन का काम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एक पेड़ लगता है उसकी जगह उसके बदले 10 पेड़ काट लिए जा रहे हैं, तो एक पेड़ जो है वो अपना काम नहीं कर रहा। तो ये कवर बढ़ाने के लिए ये पॉसिबल हो सकता है अगर इस पर बहुत ही सार्थक प्रयास किए जाएं तो। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में हालात ठीक है, कुछ स्टेट्स में भी अभी जो कवर है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट आता है जिसमें सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अभी भी। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, बात करते हैं एनर्जी की। टारगेट इज टू अचीव 175 GW क्या गीगावाट्स को बोलते हैं, जिसमें आप मान सकते हैं एक यूनिट होता है ना जिसमें एनर्जी आप मेजर करते हैं उसका, और इसमें ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बाय 2022। ठीक है, अब ओनली 56% दिस टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड दस फार। मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी दूर है अभी दिल्ली, है ना। इसमें आप मान लीजिए 175 माइनस 56 कीजिए, कितना हुआ? 119, राइट। वी आर लैकिंग बाय दिस नंबर। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन हाँ इस पे काम जो है, इस क्षेत्र पे काम जो है बहुत वॉर फुटिंग पे सरकार कर रही है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि थर्मल, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जिसमें पहला जो है इंडिया का पहला जियो थर्मल प्लांट जो है वो लद्दाख में भी सेटअप कर रही है ONGC। उसके अलावा विंड टर्बाइंस की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, जब हम रिक्शा वगैरह की भी बात करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड उसकी भी बात हो रही थी कि हमें किसी तरह एनर्जी को सेव डाउन करना है। तो सेव डाउन अगर हमें करना है तो मतलब एक तरह से हम सेव कर रहे हैं, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे वर्क करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज बढ़ाने की बात कर रहे थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की, आपको मालूम है हाइड्रोजन की अभी बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह की बात हो रही थी। तो मतलब वी आर वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन, हम सीधे अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जीरो एमिशन हमारा टारगेट है, तो हम वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। बट अभी फिलहाल जो ये टारगेट है उसके हिसाब से अगर ये रिपोर्ट देखी जाए तो अभी हमारा बहुत दूर है दिल्ली, राइट। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन।
अब अपन आ जाते हैं जब हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तो हमने सेक्टर्स पे रिपोर्ट किया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे। अब हम आ जाते हैं स्टेट वाइज। तो वील टॉक अबाउट कि स्टेट वाइज क्या डेवलपमेंट रहे, किस तरह की रिपोर्टिंग आई है। अब जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है SDGs की। इसमें सबसे पहले बात आती है SDGs की। SDGs क्या है? SDGs बेसिकली इंडेक्स है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये इंडिया में स्टार्ट किया है, नीति आयोग के द्वारा ये शुरू हुआ था 2018 में। लेकिन इसमें मतलब ये देखा जाए उसी तर्ज पे स्टार्ट किया गया है जैसे यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किए थे स्टार्ट, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लेवल पे किए थे, ग्लोबल लेवल पे किए थे, वैसे ही इंडिया ने उसी से अडाप्ट किया है ये, और 2018 में नीति आयोग ने इसको शुरुआत की है। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट और यूटीज़ की परफॉर्मेंस देखी जाती है अलग अलग चीज़ों पर, जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स हो गए, आपके एजुकेशन हो गया, इसमें आपके एनवायरनमेंट हो गया, इसमें जेंडर हो गया, इसमें लिटरेसी रेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इसी तरह के जो भी हेल्थ केयर हो गया, इस तरह के उस पे पैमानों पे आपका ग्रोथ जो है किस तरह की रही है स्टेट वाइज, ये देखा जाता है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें ये भी चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज उन्होंने बना दी हैं। कैटेगरीज कैसे? उसमें एस्पिरेंट हैं और वो 0 से 100 के बीच में नंबरिंग होती है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरह के क्राइटेरिया उन्होंने बना दिए हैं, जैसे एक कैटेगरी जो है वो एस्पिरेंट्स की है, एक कैटेगरी जो है आपकी परफॉर्मर्स की आ गई, एक जो है आपकी रनर्स की आ गई, और एक आपकी आ गई लास्ट कैटेगरी जो आ गई आपकी अचीवर्स की आ गई, ठीक है। तो उसमें 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ उनको। अगर पहली कैटेगरी आपकी एस्पिरेंट्स की है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपकी इसमें परफॉर्मर्स की है, थर्ड कैटेगरी जो है इसमें रनर्स की है, और चौथी कैटेगरी इसमें आपकी आती है, और यहाँ लिख देती हूँ मैं, और चौथी कैटेगरी आपकी इसमें आती है अचीवर्स की, ठीक है। यहाँ से ये शुरू होती हैं और यहाँ तक ये पहुँचती हैं, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर्स, रनर्स एंड अचीवर्स। अब इंडिया में जब हम ये नक्शा देखते हैं हमारा, ये अगर हम नक्शा देख के चलें अपना, तो बेसिकली हमारे यहाँ दोनों ही कैटेगरी में कोई नहीं आता अभी, ना हमारे यहाँ एस्पिरेंट्स है ना अचीवर्स हैं, इन्हीं 2 कैटेगरी में अभी हम खेल रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा भी कोई नहीं कर रहा कि बिल्कुल एकदम आप कह रहे हैं कि उसको 0 जो है इसमें में सबसे बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो 0 पे हो और कोई भी ऐसा नहीं है जो 100 पे हो। गॉट इट? ये चीज़ क्लियर हो गई है, बीच में ही है, जितने भी हैं वो स्टेट्स जो हैं वो बीच में ही हैं। अब इसमें अपन ये बात कर लेते हैं कि जब हम इसमें कौन से जो ऐसे स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो इसमें नाम आ जाता है सबसे पहले 2030 जो थी वो उसकी डेडलाइन रखी गई थी, ठीक है। मतलब तकरीबन अभी 7 साल का समय है अभी, लेकिन अभी भी ये जो है बहुत दूर की कौड़ी लगती है। अगेन जैसे मैंने कहा, दिल्ली अभी बहुत दूर है इस मामले में भी, क्योंकि ये जिस हिसाब से प्रोग्रेस है ये उतनी नहीं है कि आप इसको सब कंट्रीज़ का जो सब स्टेट्स हैं उनको आप एक एट पार ला पाओ, ठीक है। तो अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, या आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर आप इसमें बात कर लें किसकी आप बात कर सकते हैं, इसमें आप इसमें झारखंड की भी बात कर सकते हैं। ये सब जो हैं ये काफ़ी कम है, काफ़ी बिलो हैं, ठीक है, विद अ नेशनल एवरेज इन 11 and 14 SDGs, ठीक है। अब इसमें केरला और तमिलनाडु की बात करते हैं तो ये सबसे अच्छा किया है इन्होंने, इसमें हिमाचल प्रदेश का भी नाम जुड़ गया है। अब जब हम बात करते हैं विद eradication to 6 SDGs of the poverty of one of the poverty poorest performer includes Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Chhattisgarh। पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने बहुत ख़राब काम किया है, बहुत ख़राब प्रदर्शन है इनका। अब बात करते हैं ऑल दीज स्टेट्स अलॉन्ग विद मेघालय, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो फीचर इन द लिस्ट ऑफ वर्स्ट परफॉर्मेंस एज फार एज एंडिंग हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड। तो इसमें SDG 2 आ गया इनका, ठीक है। तो इसमें भी इनका जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब ही रहा है। अब इस पे अपन बात करते हैं कि मतलब दोनों ही स्तर पे ख़राब रहा है। मतलब एक तो बात यह है कि पॉवर्टी के स्तर पे भी ख़राब रहा है और मैल न्यूट्रिशन और हंगर की जो अगर इंडेक्स देखा जाए तो उस पर भी ख़राब रहा है। तो इंडेक्स वाइज दोनों ही दृष्टि से इन स्टेट्स का परफॉर्मेंस ख़राब रहा है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं वाटर और सैनिटेशन की। इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें SDG 6 जो है इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें परफॉर्मेंस जो है वो दिल्ली, राजस्थान, आसाम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश का बहुत ख़राब रहा है। इसके ऊपर इनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब हम आ जाते हैं इंडेक्स 7 पे, SDG के इंडेक्स 7 पे, तो वो आ जाता है टॉपिक का एनर्जी रिलेटेड। इसमें बात करते हैं क्लीन एंड अफोर्डेबल की, तो इसमें बात किया जाता है इसमें अबव एवरेज परफॉर्मेंस रहा है विद मोस्ट स्टेट अचीविंग द टारगेट। इसमें ज़्यादातर जो है एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ में ये एक ऐसा एरिया आप कह सकते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टेट्स ने और यूटीज़ ने अपना टारगेट अचीव किया है, या टारगेट पूरा अचीव नहीं भी किया है तो काफ़ी क्लोज वो अपने टारगेट के आ गए हैं। ये थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री एरिया माना जा रहा है, ठीक है, SDG 7। इसके अलावा जब क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं SDG 13, तो 13 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, उनका जो स्कोर है वो बहुत ख़राब रहा है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज जो है बेसिकली उनका नेशनल एवरेज जो है हमारा उससे भी ख़राब स्कोर रहा है, ओके। अब उड़ीसा जो है इसमें उसने सबसे अच्छा काम किया है। इसके अलावा केरला, झारखंड और बिहार जो है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके अलावा केरला ने बहुत अच्छा काम किया है। झारखंड एंड बिहार ब्रिंग अप द रेयर, ओके, मतलब इनको अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश इनके पास है। अब बात करते हैं अपन गैप की। The gap between the targets and the achievement once more exposes the chronic problem besetting governance in our country. We set out with high hopes and many occasionally taking some bold policy decisions, but when it comes to implementation and delivery, we are found wanting. This must change. हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमने समझ लिया, जैसे हमने एनर्जी रिलेटेड क्षेत्र में सब स्टेट्स ने और यूटीज़ ने कम से कम एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिया है, तो इसी पे हमको भी रुकने की ज़रूरत है, ठीक है, इसी पे हमको भी वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम उसमें पॉवर्टी की बात कर लें, खाने पीने की बात कर लें, न्यूट्रिशन की बात कर लें, सैनिटेशन की बात कर लें, उसमें अभी बहुत बहुत दूरी हमें तय करनी है स्टेट लेवल्स पे, क्योंकि हार्डली इक्का दुक्का 3-4 ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सारे स्टेट्स, जितने मेजर स्टेट्स हैं वो सब लैग कर रहे हैं, चाहे उसमें आप MP ले लीजिए, बिहार, झारखंड, UP, सब लैग कर रहे हैं। सिर्फ एक जो आप मान सकते हैं उसमें आसाम भी आ जाएगा, उसमें जितने स्टेट्स आप मान रहे हैं, ज़्यादातर आप जो स्टेट सोच पाते हैं वो सब कुछ उसमें आते हैं जो लैग कर रहे हैं, ठीक है। बंगाल आ गया उसमें, महाराष्ट्र आ गया उसमें, सब कुछ लैग कर रहे हैं। सिर्फ कुछ एक हैंडफुल ऑफ स्टेट हैं जो वर्क ठीक करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक एक्शन में भी यही हालत है। तो हमें सब कुछ कम से कम एक स्तर पे लाने के लिए हमें इस तक तो आना पड़ेगा, एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लाना पड़ेगा। अब अपन आ जाते हैं बेसिकली, अब हमने बात कर ली रिपोर्टिंग की, अब हम आ जाते हैं टारगेट्स पे, है ना। सीधी सीधी हमने क्या बात की अभी कि भाई जो रिपोर्ट्स हैं वो अपने आप में ठीक हैं, जो टारगेट सेट किए गए हैं वो भी हमने देख लिए। लेकिन एक जो समस्या निकल के सामने आई, चाहे हम सेक्टोरियल टारगेट्स की बात करें, हमने अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एनर्जी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी और चीज़ें समझी भी। या फिर हम नीति आयोग की SDGs की बात कर लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ये जो टारगेट सेट किए गए हैं वो ठीक हैं, लेकिन वो कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं लगते, है ना। ऐसा लगता है कि या तो हम बिल्कुल युद्ध स्तर पर जुट जाएँ इसमें काम करने पर, लेकिन जितना बड़ा देश है भारत, इतने पे एट पार लाना इतने कम समय में जो उन्होंने टारगेट दिया है संभव नहीं लगता। चाहे आप SDGs का 2030 का देख लीजिए, चाहे बाकी आप अलग अलग सेक्टर्स का देख लीजिए। तो ये जो गैप है रिपोर्ट्स के बीच में और टारगेट्स के बीच में, इसको फिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हमें अपना प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा, या फिर हमें वो टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। वरना अगर हम इसके साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली वी विल फॉल शॉर्ट, हम पूरी तरह उसको अटेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी के ऊपर अपन नेक्स्ट बात पढ़ लेते हैं कि ये जो टारगेट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से आप कहते हैं कि एक साथ तालमेल अभी इनमें नहीं बैठ पा रहा है, तो हमें वो तालमेल जो है वो बिठाना है। अब मोस्ट ऑफ दीज टारगेट्स आर क्वाइट अनरियलिस्टिक, जैसे हमने बात करी, लेकिन थोड़े से अनरियलिस्टिक है, हाइपोथेटिकल से हैं कि उस टाइम फ्रेम में अचीव करना तो पॉसिबल नहीं लगता जो कि टाइम फ्रेम इन्होंने सेट किया हुआ है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं while the pandemic can be blamed for some of the missed deadlines, for example regarding the GDP growth, हालांकि GDP ग्रोथ का भी क्या सीन है ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा GDP ग्रोथ anyway it was falling down, राइट। तो पेंडेमिक तो बात की बात है, ठीक है।
वो तो बाद में हुआ, लेकिन अदर डेडलाइंस लाइक वन ऑन द रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन शुड इन फैक्ट हैव बीन अचीव्ड क्विकर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। अब जबकि बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज में भी हम बहुत ज़्यादा नहीं अचीव कर पाए हैं। चलिए एक चीज़ का ठीक रहा तो हमने फोड़ दिया कि भाई जीडीपी का, चलिए बहुत ज़्यादा लोगों को अभी भी नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, इकोनॉमिस्ट जो हैं या एक्सपर्ट हैं वही आपको समझा पाएंगे, समझ पाएंगे, बाकी हर आदमी बोल देगा कि हाँ हाँ वो तो सरकार क्या कर सकती थी, कोई भी क्या कर सकता था, राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, पूरी दुनिया का ही बट्टा बैठा हुआ है, इकोनॉमी सब जगह की चरमराई हुई है। चलिए जीडीपी का हमने मान लिया, लेकिन अगर हम क्लाइमेटिक चेंज की बात करते हैं तो फिर हमारा, जब हम ये बात करते हैं तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंप्रूव होना चाहिए था। क्लाइमेटिक कंडीशन में भी तो हम वहीं पे डिरेंज कर रहे हैं ना। क्लाइमेटिक कंडीशन में भी जो हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ की जो अगर आप देखते हैं इंडेक्स है हमारा एसडीजीज का, गोल्स जो है वो भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तब तो आप ये कहिए कि बहुत टाइम तक लॉकडाउन भी रहा है ना, दोनों वेव के टाइम पे काफ़ी लॉकडाउन रहा, तो फिर क्यों नहीं अचीव हो पाया। तो हर चीज़ का हमें समझना होगा कि हर चीज़ का ठीक रहा लॉकडाउन के ऊपर या पेंडेमिक के ऊपर या कोविड के ऊपर नहीं डाला जा सकता। हमारे खुद के मेजर्स में भी कोई ना कोई कमी या समस्याएं हैं, हमारी खुद की वर्किंग में भी प्रॉब्लम्स हैं, और ये बात सिर्फ सरकारी ढर्रे की नहीं हो रही, ये बात आम आदमी की भी हो रही है, सिविलियंस की भी हो रही है कि हमारा भी कोई योगदान खास नहीं है इन मामलों में। ठीक है, तो दोनों वे में काम करना पड़ेगा, सिस्टम भी काम करता है और नागरिकों को भी काम करना पड़ेगा, राइट। सिटीजंस एंड द सिस्टम वर्क्स हैंड इन हैंड। आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, और पेंडेमिक को तो कई मामलों में बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि हम अपने अंदर झांकें, इंट्रोस्पेक्ट करें, है ना। आप अपने अंदर समझिए चीज़ों को, आप ये आप जो है ना प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फिगर आउट कीजिए, उनको एड्रेस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है, ठीक है, और अचीव क्यों नहीं हो पा रहे हैं टारगेट। और फिर अगर हम बात करते हैं तो फिर हम एक सस्टेनेबल, फिर एक नए एसडीजीज को बनाए, फिर से नए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है, जो गोल्स हैं हमारे वो हम तय करें और फिर हम उस पर वर्क करें, है ना। इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, ये अप्रोच हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए अगर हम वाकई ग्रोथ या सिग्निफिकेंट चेंजेस लाना चाहते हैं तो। India needs to act on its own self-interest. Our climate change strategy has to be based on the principles of co-benefit. We will do something for climate change because it is good for the world, but also because it is good for us. We need a low carbon strategy for every sector. We must also ask developed world to pay and give us the high cost option so that we can leapfrog. Okay, अब बात क्या हो रही है बेसिकली, अब बात हम ये कर रहे हैं कि भाई इंडिया को, जब हम अपनी बात करते हैं, हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ी सी अपने ऊपर फोकस करें और हम अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग लाएं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं ना, जो कि हमारा जब हम जियोथर्मल जो प्लांट हैं वो सेटअप कर रहे हैं, या हम बाकी ऑल्टरनेटिव मीडियम्स ढूंढ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज़ के, या हम क्लाइमेट चेंज किस तरह से स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हम अपने तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स देखते हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इंटरगवर्नमेंटल पैनल की अगर हम रिपोर्ट देते हैं क्लाइमेट चेंज में भी, तो भी उन्होंने कहा है कि इंडिया एक हॉटस्पॉट है, ठीक है, वल्नरेबल हॉटस्पॉट है। तो हमें कम से कम इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें, अगर हम दुनिया के लिए कोई चीज़ ठीक करना चाहते हैं तो वो चीज़ हमें अपने लिए भी ठीक करनी पड़ेगी। हमें अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रोकना पड़ेगा। हमें जो एमिशंस हैं, जो जिसको बोलते हैं, हमें ज़ीरो एमिशन का जो हमारा टारगेट है, जो हम 2070 तक लेके चल रहे हैं, उस पर हमें बहुत फोकस होकर काम करना पड़ेगा। और इसमें हम सहायता ले सकते हैं, इसमें हम आप कह सकते हैं फंडिंग मांग सकते हैं, ले सकते हैं बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी, या फिर हम बात कर सकते हैं जो बड़े बड़े जो फाउंडेशंस हैं उनसे भी। बट द पॉइंट इज दैट वी गॉट टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू अचीव एज अ कंट्री। ऑलराइट, I hope now you are very clear with the idea कि जो गवर्नमेंट के जो नेशनल रिपोर्ट एंड टारगेट्स थे कोविड-19 के ऊपर या कोविड-19 के बाद, वो आप बिल्कुल थ्रू हो चुके हैं उससे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी अब कन्फ्यूजन है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, और डिटेल में डिस्कशन करने के बाद हमने वो सब भी बात कर ली है जितना हमें समझने की ज़रूरत थी। ऑलराइट, नाउ इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन दैट यू हैव, व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com। आप लॉग इन करेंगे, आपको मालूम है कि हमारी वेबसाइट पे आपको बिल्कुल KG 1 से लेके 12 से लेके NTSC से लेके ओलंपियाड से लेके सब कुछ कवर मिलता है। ओके, आपको जो भी पढ़ना है आप एक्सप्लोर करेंगे टॉप कोर्सेज का ऑप्शन, उसमें आप खोलेंगे तो आपने जैसे ओलंपियाड खोला, राइट, तो ओलंपियाड में हमारे यहाँ जितने सब्जेक्ट हम ऑफर करते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही पेज पे। आपको इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ, साइंस, और ये रहा आपका GK ओलंपियाड।
यहाँ पे आपको मिल गया डेटा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसको एक्सेस करना है डेटा को, जो भी आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पेज ओपन होगा। हर चीज़ जो है बहुत कंसाइज वे में और बहुत ही जिसको कहते हैं ना एकदम करीने से सेट है। आपको कहीं पे भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। कॉन्सिक्यूटिव वे में जैसे आए हैं वीडियोस वैसे ही सेट हैं। जो आप पढ़ना चाहते हैं आपको बस वो खोलना है। आपको जो चीज़ समझनी है आप समझिए, इस तरह का एक विंडो ओपन होगी। इसमें जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो भी स्क्रॉल करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल कीजिए। ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं आगे के वीडियोस देखिए, नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं नेक्स्ट पे जाइए। सो वेरी वेरी सिंपल राइट। कंटेंट एक्सेस करना बहुत सिंपल है। हिंदी मीडियम का भी एक्सक्लूसिव चैनल आ गया है, तो अब ये भी दिक्कत नहीं है कि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी थे पहले उनको दिक्कत हो रही थी कि सब कुछ जो है वो अंग्रेजी माध्यम में है। अब जो है वो भी आ गया है, हिंदी मीडियम का एक्सक्लूसिव चैनल आ गया है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो लिखा जाता है वो भी हिंदी में लिखा जाता है ना। पहले हम जो पढ़ाते तो हम दोनों भाषाओं में, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं। लिखा जो जाएगा वो हिंदी मीडियम में, लिखा भी पूरा सब कुछ हिंदी में जाएगा, तो आपको बिल्कुल कोई उसमें समस्या नहीं होगी पढ़ने में, है ना। जो टीचर्स जो हैं वो पढ़ाएंगे पूरा बिल्कुल हमारी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी कि आपको अनुवाद करना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं कि हमारे वीडियोस कब आते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हफ्ते के शुरुआती 3 दिन, जिसमें सोमवार मंगलवार बुधवार कहते हैं, शाम को 7 बजे आता है IGKO का। आप जो है इसका प्रीमियर सेट कर सकते हैं। YouTube तो आप लोग जानते ही हैं कि YouTube पे भी हमारा जो चैनल है उस पर जितना भी हमारा कंटेंट है वो सब कुछ YouTube पे चैनल पे भी बिल्कुल उसी तरह अरेंज होता है जैसे कि हमारी वेबसाइट पे होता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और भी स्टूडेंट्स को जो कंटेंट है, जो कि क्वालिटी एजुकेशन है, वो मिल सके घर बैठे हुए। और बाकी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट आ रहा है किसी चीज़ में, तो टेलीग्राम का भी अब जो चैनल है वो स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक का, इंस्टा पे, उस पर भी रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं। तो अब आपको आए गैस कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। अगर आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई भी चीज़ अगर लग रही है कि समझ में नहीं आई है या थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई ट्राई टू गेट बैक टू यू। सो आई होप ये वाला जो पार्ट हमने किया है ये बिल्कुल क्लियर है, कोई कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, एंड ऑन दिस नोट आई होप दैट यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल, यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड, and you people are having great time. Thank you so much.